आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। ममता जी सब्जी लेकर बारिश आ रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। तो ममता जी ने एक किनारे दीवार से सटक कर खड़े होने की कोशिश की कि तभी पास के पान वाली दुकान से आवाज आई, अम्मा जी यहाँ आ जाओ, भीग जाओगी। ममता जी थोड़ी हंसी, बेटा अब तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ, अब क्या बचाना। लोगों को चेहरे जल्दी छुपने की कोशिश में थे। ममता जी सब्जी का थैला एक हाथ से जमीन पर हटाकर कुछ पल को रुकी। माथे पर पसीना था लेकिन चेहरे पर वही पुरानी हिम्मत की चमक। तभी सामने से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हाथ हिलाकर आवाज दी, बेटा घर तक छोड़ दोगे? हाँ अम्मा जी, क्यों नहीं। लेकिन अम्मा जी अब तो आपकी उम्र हो चुकी है, ये सब्जी वब्जी उठाने का काम आप क्यों करती हैं? घर में बेटे बहू है, उन्हीं को भेजा करो, आप आराम किया करो घर में बैठकर। ममता जी थोड़ी थकी थी लेकिन उसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और मन ही मन सोचने लगी, कौन आ लाएगा, किसको परवाह है। बेटे को कहती हूँ तो मुंह बना लेती है, और बेटा अब उसका जवाब भी वही होता है जो उसकी पत्नी चाहती है। अगर मैं सब्जी ना लाऊं तो घर में सब्जी भी ना आए। ये लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। रिक्शे वाले की आवाज सुनकर वर्तमान में ममता जी लौट आई। जैसे तैसे रिक्शे से उतरकर अपनी भीगी साड़ी को संभालते हुए उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला तो उनकी बहू रिया उन्हें ऐसी हालत में देखकर उन पर ही बरस पड़ी। हे भगवान, बारिश हो रही थी तो कोई कोना नहीं मिला क्या? यूं भीग कर आने की क्या जरूरत थी? सारी सब्जियां भी गीली कर दी हैं, अब कौन खाएगा इन्हें? पता नहीं बुढ़ापे में भीगने का कितना शौक चढ़ा है। ममता जी ने धीमे स्वर में कहा। वो एक जगह खड़ी थी लेकिन वो पूरी बात कर पाती इससे पहले ही रिया ने लपक कर थैला उनके हाथ से छीन लिया। लाइए थैला मुझे दीजिए और आप यहीं बाहर खड़े रहिए। अब ममता जी कांपते होठों के साथ वहीं खड़ी रह गईं। उनके अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। रिया थैला लेकर मुड़ ही रही थी कि तभी रुककर फिर से बोली, काकी पैसे दे दीजिए, कितने हुए सब्जियों के? तो ममता जी ने धीमे से कहा, पैसे तो 10 रुपए बचे थे लेकिन मैंने रिक्शा से दे दिया। क्या बात है, पैसे तो ऐसे उड़ाती हो जैसा आपका बेटा मुझे नोटों की गट्टियां देता है। अगली बार कोई सामान लेने जाओ तो पूरे पैसे लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर रिया तनतनाते हुए अंदर चली गई। ममता जी के गले में कुछ अटक सा गया। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन खामोश थी। तभी कुछ देर बाद अंदर से उनका बेटा आया। उसकी नजर माँ पर पड़ी। माँ, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? और ये क्या हाल है आपका? आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। उसकी आवाज में घबराहट और अफसोस दोनों थे। वो माँ के पास आया, उनकी भीगी साड़ी की तरफ देखकर चिंतित स्वर में बोला, अंदर चलिए माँ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। वो माँ की हालत देख समझ गया था कि माँ जरूर सब्जी लेने गई होंगी। ममता जी बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चल दी। रमेश बस जाते हुए देखता रहा। तभी अंदर से रिया की आवाज आई, रमेश, चाय ठंडी हो रही है, आ रहे हो या नहीं? रमेश ने एक बार अपनी माँ को देखा मगर कुछ कह न सका। चुपचाप अंदर गया। उसकी चाय अभी गर्म थी लेकिन मन की आत्मा शायद ठंडी थी।
इधर ममता जी कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठी और दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखकर धीरे से बोली, देखिए जी, आज फिर भीग आई हूँ। रिया अब आपकी बहू नहीं, घर की मालकिन बन गई है। हर बात पर ताने देती है। और रमेश, वो तो बस चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। आप थे तो सब कुछ था। अब लगता है जैसे ये घर मेरा नहीं रहा, बस एक कोना बचा है, और उस कोने में भी बस यादें हैं। कमरे में फिर वही सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर टिकी तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अभी भी यही हूँ। और उस मुस्कान को देखकर ममता जी की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अतीत की यादों को महसूस करने लगी, जहां हर सुबह उनकी बेटी सविता की पहली मुस्कान पहला उजाला हुआ करती थी। अब एक आवाज आती, माँ चाय बना दूं, तो घर के कोने में अनकही बेचैनी तैर रही थी। बेटी ने विदाई पर दरवाजे के पास खड़ी ममता जी की नजरें की थी, जैसे एक माँ अपने टुकड़े को आखिरी बार देख लेना चाहती हो। उन्होंने धीरे से कहा, तभी कुछ पूछना होता तो बस 2 कदम की दूरी पड़ती तू। अब तो इतनी दूर चली जाएगी तो बात कैसे होगी, कब मिलना होगा। उनकी आंखों में बहते आंसू खुद रुक नहीं पाए। तभी रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे माँ, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह रोने लगती हैं। सविता दीदी विदेश ही तो जा रही हैं, कोई अंतिम विदाई थोड़ी ना है। मैं हूं ना, आपकी बात करा दूंगी। मोबाइल उठाइएगा, बात कर लीजिएगा। ममता जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे किसी ने आंसुओं पर पर्दा डाल दिया हो। तभी उनकी बेटी सविता उनके पास आई और बोली, माँ, अगर आप यूं ही रोती रहेंगी ना तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, नहीं जाऊंगी विदेश। सविता की बात सुनकर ममता जी ने उसको गले से लगा लिया। बेटा नहीं रोएगी, अब बस तुम खुशी खुशी जाओ। तेरी खुशी के लिए तेरी ये माँ तुझे नहीं रोकेगी। सविता मुस्कुराते हुए बोली, बस हर दिन बात करूंगी आपसे, एक भी दिन दूर नहीं रहूंगी, चाहे देश दूर हो। तभी उनका दामाद आगे बढ़ा और ममता जी के पैर छूकर बोला, माँ जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सविता का पूरा ख्याल रखूंगा। ममता जी कुछ नहीं कह पाई, बस आंखों से गिरते आंसुओं के साथ दामाद के सिर पर हाथ रखा। दोनों बेटी दामाद अब विदेश के लिए निकल चुके थे। दरवाजे की चौखट पर खड़ी ममता जी हाथ में आंचल पकड़े अभी बस उस गली को देख रही थी जहां उनकी बेटी मुस्कुराते हुए वहां से निकली थी। सविता के विदेश जाने के बाद ममता जी का मन जैसे सूना सूना सा हो गया था। कुछ दिन तक तो वो अपने कमरे में बैठी चुपचाप दीवारों को निहारती रही। कभी किसी कोने से सविता की हंसी सुनाई देती थी, मगर वो सिर्फ यादें थीं। पर हर सुबह जब मोबाइल की घंटी बजती और स्क्रीन पर सविता बिटिया का नाम चमकता, तो ममता जी के सोने चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती। कैसी हो माँ? आज रिया भाभी ने क्या बनाया खाने में? चलो अब मुस्कुराओ, मैं यहाँ से भी आपका चेहरा देख सकती हूँ। सविता की आवाज सुनते ही ममता जी का चेहरा खिल जाता, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब हर बार फोन रिया के हाथ लगता और वो कहती, माँ जी सो रही हैं, या फिर कहती कि अभी मंदिर गई हैं, लौटेंगी तो बात करवा दूंगी। जबकि ममता जी घर में ही रहती, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटी का फोन आया था। उनका बेटा रमेश सब जानता था, पर चुप थोड़े रहता। उसको हर वक्त डर रहता कि रिया घर में हंगामा कर देगी। वो किसी बहाने से कमरे से निकल जाता, जैसे माँ की तड़प देखी ना जाती हो।
या वो देखना नहीं चाहता। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक और सच्चाई थी। एक दिन सविता ने कई बार फोन किया, लेकिन जब प्रिया ने फोन नहीं उठाया तो हार कर सविता ने रमेश के पास फोन किया। फोन उठाते ही सविता बोली, कई दिनों से बात नहीं हुई, भाभी कोई ना कोई बहाना बनाती हैं। रमेश कुछ देर के लिए खामोश हो गया था, फिर थके हुए स्वर में कहा, सविता प्लीज अब फोन मत किया करो। अगर तुम्हारी भाभी को पता चल गया कि मैं तुमसे बात करता हूँ तो घर सर पर उठा लेगी। मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। ये सुनकर सविता सन्न रह गई। उसके हाथ से मोबाइल छोटे छोटे बचा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश माँ से बात करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, सविता मैं मजबूर हूँ, तुम समझो। और फिर फोन कट गया। इधर ममता जी ने भी कभी कोई सवाल नहीं किया, ना रमेश से ना रिया से। अब हर बार शाम वही कुर्सी पर बैठकर बेटी के फोन का इंतजार करती रहती कि शायद आज सविता का कॉल आएगा, लेकिन फोन अब खामोश पड़ा रहता। दिन फिर हफ्ते बीते और फिर साल। अब तो सविता ने भी समझ लिया कि माँ से बात करना इस घर में उतना सरल नहीं रहा। ये सोचकर अब वो भी धीरे धीरे खामोश होती गई। अब ममता जी सविता की तस्वीर से बातें करती, दीवार पर सविता की मुस्कुराती तस्वीर देखती और धीमे से कहती, तुम तो सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोलती थी ना, अब शायद वक्त की घड़ी बदल गई है बिटिया। तो शायद अपनी माँ को भूल गई है, लेकिन मैं तुझे अब भी याद करती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई, बस घड़ी की टिक टिक और उस माँ की सांस चल रही थी, जो अब धीरे धीरे अकेलेपन की आदत सीख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो ममता जी अचानक वर्तमान में लौटी। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो रिया दरवाजा खोल रही थी और सामने उसकी माँ और बहन खड़ी थी। अरे दीदी, आप लोग अचानक? प्रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वो दौड़कर दोनों को गले से लगा लिया। आवाज में अपनापन और उत्साह भरा था। आप लोगों ने बताया भी नहीं, कितना अच्छा सरप्राइज दिया। कहते हुए रिया ने उनके बैग थामे और सोफे पर बिठाकर बोली, अरे तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। घर जैसे एकदम गुलजार हो गया। वहीं कोने में ममता जी खड़ी थी। उन्होंने चुपचाप मुस्कुराते हुए रिया की माँ सुधा जी को नमस्ते किया, तो सुधा जी ने भी झुककर नमस्ते किया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान भीतर से नहीं थी, बस एक औपचारिक परछाई थी। उनके चेहरे पर किसी ने नहीं पूछा कि माँ आप बैठिए, कैसी तबीयत है। उनकी उपस्थिति सिर्फ एक आदत हो गई थी, एहसास नहीं। ममता जी चुपचाप वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ी, जैसे किसी दृष्टि से धीरे धीरे कोई किरदार गायब होता जाता है। उन्होंने कमरे में जाकर पर्दा खींच लिया, पर उस पर्दे के पीछे जो खामोशी थी वो पूरे घर में नहीं। उस बुजुर्ग माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या अब इस घर में मेरी जरूरत सिर्फ इतनी सी है? तभी प्रिया ट्रे में 3 कप चाय के साथ बिस्किट नमकीन लाई। लीजिए माँ और दीदी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। और माँ, ये वही नमकीन है जो आपको बहुत पसंद थी। सुधा जी ने हंसते हुए कहा, मेरी बेटी मेरी पसंद पहचानने लगी। फिर तो तेरी सास को मजा आता होगा तेरे हाथ की बनी चाय में। ये सुनकर प्रिया हल्की हंसी बोली, फिर बोली, आप भी कैसी बातें करती हो? मैं कोई नौकरानी नहीं जो इस घर की चाय पानी करती रहूं। जिसको चाहिए खुद बना ले। यहाँ तक कि आपके दामाद भी खुद बनाते हैं। ये सुनकर रिया की माँ और बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। हाँ, रही बात खाने की,
तो वो मैं बनाकर दे देती हूँ, और अगर मेरे सास को रसोई दे दूँ तो खड़े खड़े पूरा नाश्ता वहीं खत्म कर देंगी। ये सुनकर तो तीनों माँ बेटी जोर से हंस पड़ी। तभी रिया ने अचानक कहा, वैसे माँ, आज सुबह तो सारा मूड ही खराब हो गया था। सुधा जी ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ था सुबह सुबह? प्रिया ने चाय की घूंट ली, फिर सुबह की सारी बातें मजे लेते हुए माँ और बहन को बताई। सुधा जी हंसते हुए बोली, तू भी ना एकदम पागल है, ऐसे मौसम और तूने बाहर खड़ा कर दिया। वो अभी कुछ और कहती कि बीच में ही प्राची बोल पड़ी, अरे मम्मी, दीदी ने तो बिल्कुल सही किया। ये भी कोई उम्र है बारिश में भीगने की। लगता है दीदी की सास को अपने पुराने दिन बहुत याद आते होंगे। तीनों फिर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ी। तभी सुधा जी ने फिर धीरे से कहा, वैसे बेटा, समझा तो दिया ना उस बुढ़िया को कि अगली बार पैसे पूरे लेकर आए। अरे क्या पता रिक्शा किया या कोई चटोरापन पूरा कर रही हो। तभी तीनों माँ बेटी की हंसी का ठहाका फिर से गूंज उठा। उधर ममता जी के कानों में हर शब्द तीर की तरह था। शाम हुई तो तीनों माँ बेटी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही थीं कि तभी रमेश आया। वहीं बैठकर सबके साथ चाय पीने लगा। तो बेटे को देखकर ममता जी भी कमरे से आई, पर रिया झट से बोली, माँ जी, फ्रिज में मिठाई रखी है, आप जरा प्लेट में डाल कर ले आइए। ममता जी ने धीरे से सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। उन्होंने फ्रिज खोलकर ट्रे में मिठाई रखी। वो ट्रे कमरे की ओर बढ़ी कि तभी उनका पैर फिसल गया। सारी मिठाई हाथ से छूटकर नीचे गिरी तो सबकी नजर ममता जी पर थी। उन्होंने घबराकर मिठाई उठाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, एक दिन भी चैन से नहीं रहने देती। अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो बोल देती। रिया की माँ और बहन ने हंसी छुपाते हुए मुंह फोड़ा। हम पर इल्जाम आता कि देखो सास से काम करवा रही है। रमेश वहां से उठा, बस इतना कह पाया, माँ आप रहने दो। ममता जी चुप थी। धीरे धीरे मिठाइयां समेटी वापस रसोई में गई। रसोई में जाते ही आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आवाज नहीं, क्योंकि अब उन्हें आदत हो गई थी अपमान सहने की। वो दीवार का सहारा लिए चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी पीछे से रिया की आवाज आई, वो मिठाई कहाँ है जो आपसे गिरी थी? ममता जी धीरे से पलटी। बेटा, नीचे गिर गई थी, इसलिए वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दी। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या आपने वो सारी मिठाई फेंक दी? पता भी है कितनी महंगी थी? वो मेरी माँ स्पेशल मेरे लिए लेकर आई थी। ममता जी ने धीरे से कहा, बेटा, पूरी मिठाई नीचे गिरकर पानी में भीग गई थी, तो उसे कौन खाता? इतना सुनते ही रिया चिल्लाई, आप तो खा सकती थी ना, इतनी महंगी मिठाई ऐसे ही फेंक दिया। ये शब्द सीधे उनके दिल में चुभे। वो हैरानी से रिया की तरफ देखती रही, जैसे यकीन न हो रहा हो कि ये शब्द उनकी बहू के हैं। आप तो खा सकती थी। ये बात उनके कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी ने दिल के अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रिया को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चिढ़कर बोली, अब ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। ममता जी की नजरें झुक गईं। बिना कुछ कहे ही धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर चली गईं। कमरे में सन्नाटा था। उनके सांसों की आवाज थी जो तेज होती जा रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। कुछ पल जो अपमान का मिला, वो अकेलापन अब आदत बन गई।
और वो भूख जो अब अनदेखी थी, सबने मिलकर उनके शरीर को हिला दिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। घर में सब अपने कामों में व्यस्त थे। रिया अपनी माँ बहन के साथ बातों में व्यस्त थी। रमेश ऑफिस के कामों में था। ममता जी का कमरा, वो शाम से जमीन पर बेहोश पड़ी थी, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिया तो माँ और बातों के साथ हंसी में थी। रमेश ऑफिस कॉल में उलझा रहा। रात के करीब 8 बजने को आए कि रमेश को याद आया, काफी देर से माँ की कोई आवाज नहीं आई। उसे थोड़ी चिंता हुई तो वो सीधा माँ के कमरे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही पर्दा उठाया तो उसकी चीख गूंज उठी। ममता जी जमीन पर पड़ी थी, चेहरा पीला हो चुका था। रमेश घबरा गया, वो माँ को उठाने लगा। रिया जो हॉल में बैठी थी चीख सुनकर आई, लेकिन चेहरे पर घबराहट कम, उपेक्षा ज्यादा थी। रमेश घबरा कर बोला, रिया डॉक्टर को बुलाओ। तो रिया ने नजर घुमाई और ठंडी आवाज में बोली, इतना क्यों घबरा रहे हो? थोड़ा बीपी शुगर हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। रमेश एक पल निशब्द रहा, उसकी पत्नी की तरफ देखा, बिना कुछ कहे माँ को गोद उठाया और गाड़ी में लिटाकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। रमेश की आंखें भर आई, बस कुछ देर और अस्पताल पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। इधर रिया भी अपनी माँ बहन के साथ हंसी मजाक में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई सवाल नहीं कि सास को क्या हुआ। अरे बेटी, कहीं बुढ़िया को कुछ हो तो नहीं गया? रिया की माँ सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रिया बोली, अरे मम्मी कुछ नहीं, ड्रामा कर रही होगी, वैसे भी उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत होता रहता है। पूरे घर में ममता जी की गैर मौजूदगी थी, लेकिन रिया की बातों में अभी भी उनकी कोई जगह नहीं। उधर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर रमेश तेजी से दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। आंखें नम थी और दिल में अपराध बोध कि काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, काश मैंने माँ से एक बार ठीक से बात की होती। उसके मन में बस एक ही दुआ थी कि मेरी माँ को कुछ ना हो। उसी क्षण आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और गंभीर स्वर में बोला, कंडीशन बहुत नाजुक है, हार्ट अटैक आया था। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्र और कमजोरी के चलते रिस्पॉन्स धीमा है। आप बस दुआ कीजिए। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से सिर हिलाया और डॉक्टर के जाने के बाद वहीं बेंच पर बैठ गया। पल भर बाद मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी बहन सविता का फोन था। सविता की आवाज में घबराहट थी। माँ कैसी है? रमेश ने भर्राए गले से कहा। बहुत नाजुक हालत है सविता, डॉक्टर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश, एक बार माँ से बात करवा दो, मैं कल ही पहली फ्लाइट से निकल रही हूँ। बस माँ से कह देना कि मैं आ रही हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए। रमेश ने हिम्मत बटोरी, आईसीयू के दरवाजे की ओर देखा। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं, इसलिए नर्स से विनती की, एक बार मेरी बहन माँ से बात करना चाहती है। थोड़ी देर में फोन आईसीयू में ममता जी के पास पहुंचा दिया। ममता जी होश में नहीं थी, लेकिन सांसें चल रही थी। सविता स्क्रीन पर माँ को देखे रोए जा रही थी। माँ, मैं सविता हूँ, आपकी सविता, एक बार आंखें खोलो। रमेश की आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। इतना असहाय, इतना टूटा वो पहली बार हुआ था। आईसीयू की मशीनें लगातार बीप कर रही थी। बाहर खड़ा रमेश कभी डॉक्टर को देखता, कभी आईसीयू की तरफ।
पूरी रात बस यही सोचता रहा कि मैंने माँ के लिए क्या किया जिससे मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उसके बुढ़ापे में मैं उसका सहारा नहीं बना। रिया की बात पर चुप्पी साधी। क्यों माँ को अकेले आंसू बहाने दिए। उधर सुबह के 8 बजे अभी तक रमेश का फोन नहीं आया। रिया ने कुछ पल इंतजार किया, फिर झुंझलाते हुए फोन मिलाया। फोन बजता रहा लेकिन रमेश ने फोन नहीं उठाया। रिया ने फोन एक तरफ रखा और तकिए को एक तरफ फेंक कर बोली, सुबह सुबह नाटक चालू। रात भर वहीं रहने का क्या मतलब है। उसकी माँ क्या ऐसा लगता है दुनिया है, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी माँ ही नजर आती है। बड़बड़ाते हुए वो उठकर वॉशरूम में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं, बस खुद में मगन। वो अभी वॉशरूम से निकली थी कि तभी फोन बज उठा। देखा तो उसकी सहेली निशा का फोन था। रिया थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, हाँ निशा बोल, सुबह सुबह कैसे याद किया। निशा ने हंसते हुए बोला, तू कल कह रही थी कि तेरी सास को अटैक आया है, तो सोचा पूछ लूं कैसी है तेरी सास। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बताऊं यार, रमेश पूरी रात वहीं बैठा है जैसे दुनिया की सबसे प्यारी माँ उसी के पास हो। ये सास भी ना मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। अरे तू ही तो बोल रही थी कि उसे हार्ट अटैक आया है, फिर वो क्या सिखाएगा तेरे पति को आईसीयू में बैठकर। तू नहीं जानती निशा, ये जितनी भी सास होती है ना, ये अपने बेटों को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बहू चाहे कुछ भी करे, इनका ड्रामा चलता रहता है। निशा एक पल चुप रही। वो तो ठीक है, लेकिन रिया एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। रिया थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल है क्या, तेरी बात का कब बुरा माना। बोलना खुलकर, तेरी मम्मी भी किसी की सास होगी, क्या वो भी ऐसा ही तेरी भाभी तेरी मम्मी से बात करती हैं जैसे तू अपनी सास से। निशा ने गंभीर होकर कहा, ये तू क्या बकवास कर रही है, मेरी भाभी क्यों ऐसा करेंगी, वो तो मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है। हर छोटी बड़ी चीज पूछती है उनसे। तो फिर तू अपनी सास के साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पाती जैसा तू अपनी भाभी से चाहती है। तू दूसरों की माँ से इंसानियत चाहती है, पर अपने घर में सिर्फ अधिकार। ये सुनते ही रिया गुस्से से बोली, ओ गॉड, तू कोई संत बन गई है क्या। चल फोन रख, तेरा कॉल उठाकर गलती कर दी मैंने। तभी निशा ने कहा, मैं तो बस आईना दिखा रही थी, पर तू कैसे बन गई है ना, ऐसी दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो अपनी सास को इंसान नहीं नौकर समझे। ऐसा बोल निशा ने फोन रख दिया। पर रिया कुछ पल मोबाइल को घूरती, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। शायद कोई बात दिल के अंदर छुप गई। रमेश थक कर आईसीयू के बाहर दीवार से लगा रहा। आंखें लाल थीं, चेहरा बुझा हुआ। तभी डॉक्टर बाहर आया और धीमे गंभीर स्वर में बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि आपकी माँ हमारे बीच नहीं रही। रमेश कुछ पल तो डॉक्टर को देखा, जैसे शब्दों पर यकीन नहीं, फिर उसकी आंखें छलक पड़ी। उसी वक्त उसकी बहन सविता अस्पताल के गेट से भागते हुए आई। हाथ में बैग, माथे पर पसीना, आंखों में घबराहट। उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। सविता पास आकर बोली, रमेश माँ कहाँ है, कैसी है अब। माँ नहीं रही सविता। इतना कहते ही सविता के हाथ से बैग गिर गया, होंठ कांपने लगे। रमेश ऐसा मत कहो, मुझे बस एक बार उनसे बात करनी थी, बस एक बार। वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, माँ तू कहती थी ना मैं तेरे दिल के सबसे करीब हूँ, फिर क्यों चली गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े।
तभी सविता का पति उनके पास आया। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रमेश तुम घर जाओ, सविता और माँ सविता को हम लेकर आते हैं। तुम माँ के अंतिम विदाई की तैयारी करो। रमेश ने धीरे से सिर उठाया लेकिन बोल कुछ नहीं पाया। बस आंखों से आंसू बहने लगे। सविता वहीं खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, रमेश माँ कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती थी और इसलिए उन्होंने हर चोट चुपचाप सह ली, कभी कोई शिकायत नहीं किया। रमेश फूट पड़ा, सविता मैं माँ को कोई सुख नहीं दे पाया। हर बार डरता रहा कि रिया घर में हंगामा कर देगी। मैं हर दिन चुप रहा और मेरा डर ही मेरी माँ को खा गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर फिर से रोने लगे, जैसे दिल का सारा दुख आंखों से बह देना चाहता हो। सविता के पति ने आगे बढ़कर कहा, रमेश को थामा। रमेश माँ को सुकून देना है, कमजोर नहीं पड़ना। चलो घर जाओ, हम माँ को लेकर आते हैं। रमेश ने आंसू पोछे से हिलाया, अस्पताल से बाहर निकल गया। घर पहुंचा तो रिया ड्राइंग रूम में बैठी थी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर तिरस्कार। जैसे रमेश को देखा चिल्ला पड़ी, ओह टाइम मिल गया घर आने का, अब क्यों आए हो, वहीं रुक जाते। रमेश कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू थे, माँ के बिछड़ने का गम और रिया की बेरुखी का जहर। जब उसने कुछ नहीं कहा तो रिया फिर से तिरस्कार भरे लहजे में बोली, वैसे भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो पूरी रात वहीं बिता दी, और फोन क्यों नहीं उठाया। माँ थोड़ी सी बीमार क्या हो गई, बेटे को वहीं रोक लिया। अटैक आया था, मर तो नहीं गई थी। इतना सुनना था कि रमेश का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने झन्नाटेदार थप्पड़ रिया के गाल पर जड़ा। मर गई मेरी माँ, अब खुश हो गई तुम, अब सुकून मिला तुझे, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, अपनी जुबान तलवार की चला सकती है। ये सुनकर रिया सन्न रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी, उसने कभी रमेश को ऐसा नहीं देखा। रमेश की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, जिस माँ ने बिना कुछ कहे हर जुल्म सहा, आज वो हमारे बीच नहीं। रमेश दीवार पकड़कर बैठ गया। घर में मातम पसरा था। रमेश एक कोने में बैठा था। धीरे धीरे शोक प्रकट करने मोहल्ले की औरतें आने लगी। तभी रिया की माँ सुधा जी, उसकी बहन, अंदर आई। रिया भागते हुए उनसे लिपट गई। माँ देखो ना, माँ जी चली गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सुधा जी दुख जताते हुए बोली, भगवान कितनी अच्छी महिला थी, तूने इतनी सेवा की। रमेश की बहन बोली, कौन सी सेवा की थी रिया ने। सब लोग देखने लगे तो सुधा जी थोड़ी प्यार से बोली, अरे बेटा तू तो बहुत दूर थी, तुझे क्या मालूम। मुझे मालूम है मेरी बेटी ने तेरी सास का क्या क्या ख्याल नहीं रखा। हाँ पता है, नीचे गिरी मिठाई फेंकने की हिम्मत हुई। इन सब बातों को आप सेवा कहती हैं। दीदी आप गलत समझ रही हो। सविता एक कदम आगे बढ़ी, आंखों में धधक थी। गलत मैं नहीं, गलत तू है। रिया ने उनका सम्मान छीना और अब जब वो नहीं रही तो घड़ियाल आंसू बहा रही हो। तभी रिया की माँ और बहन को पहली बार समझ आया कि ये घर अब वैसा नहीं रहेगा। रमेश और सविता की आंखों में आंसू लगातार थे। मोहल्ले की औरतें बुदबुदा रही थी, कितनी अच्छी महिला थी, हर किसी के दुख दर्द में आगे रहती। बुढ़ापे में कितना सहा उन्होंने, पर किसी से कुछ नहीं कहा। बेटा तो अच्छा है, पर बहू ना पूछो, बस अपमान करती रही। ऐसा भला कोई करता है अपनी सास के साथ। ऐसी बहू भगवान किसी का न दे।
रमेश सर झुकाए चल रहा था। कंधे पर माँ की अर्थी का भार नहीं, बल्कि वो एहसास था जो जीवन भर नहीं मिट पाएगा। शाम ढलने लगी। गली में धीरे धीरे भीड़ कम हो चुकी थी। रमेश कमरे के कोने में बैठा। तभी सविता उसके पास आई। उसका कंधा थाम कर बोली, रमेश बहुत हो गया। माँ की चुप्पी को उसकी मजबूरी समझा, लेकिन अगर आज हम चुप रहे तो उनकी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। रमेश धीरे से बोला, अब कुछ कहने का वक्त नहीं बचा सविता। नहीं रमेश, अब कहने का वक्त नहीं। अब माँ इस घर में नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत, उनका नाम बचाना है। अब इस घर में वो नहीं रहेगी जिसने माँ को इतना दर्द दिया। रमेश की आंखों में पहली बार गुस्सा उतरा। धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो सविता, इस घर में रिया रहने लायक नहीं। रिया कमरे पर आई। चेहरे पर दिखावटी मासूमियत। कुछ लोग तो इतना इमोशनल ड्रामा करते हैं जैसे दुनिया की सारी माँ बस उन्हीं की हो। ये सुनकर रमेश की आंखों में खून उतरा। अब एक शब्द और मत कहना रिया। कहते हुए रमेश ने सामने रखा माँ का पुराना चश्मा उठाया। कांपती आवाज में बोला, ये वही चश्मा है जिसको पहनकर मेरी माँ अपने आंसू छुपाती। वो आगे बढ़ा। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर की ओर इशारा किया। मेरी माँ छीन ली रिया। वो जिंदा थी मगर रोज मरती थी, और मैं खड़ा देखता रहा क्योंकि मैं डरता था। तू खुश होगी कि अच्छा हुआ पीछा छूटा। रिया अभी चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ समझ ना पा रही थी। रमेश और गुस्से से बोला, कल तूने कहा था अटैक आया, कोई मर नहीं गई। मर गई रिया, मेरी माँ मर गई। आज के बाद तू भी मेरे लिए मर गई। अब तू इस घर में कभी नहीं रहेगी। रिया जैसे सन रह गई। तभी सविता सख्त लहजे में बोली, मतलब ये कि घर में सिर्फ इज्जत रहेगी, तूने इस घर को नर्क बना दिया। तभी रिया बोली, मुझे निकाल दोगे क्या? क्या कहेंगे लोग? क्या दुनिया हंसेगी नहीं तुम पर? रमेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में गम नहीं, सुकून था। लोग तब भी कुछ नहीं बोले थे जब मेरी माँ भूखी सोई थी। अब अगर बोलेंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ, मैं सास पर जुल्म करने वाली बहू को घर से निकाल दिया है। रिया जैसे निशब्द रह गई। अब वो समझ गई थी कि घर में उसकी कोई जगह नहीं। वो वहां से चली गई तो माँ के घर भी कब तक रहूंगी। वो रोते हुए रमेश के सामने आ खड़ी हुई और बोली, रमेश मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी। रमेश की आंखों में आंसू थे, पर वो अब कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। उसने रिया की ओर देखा और बोला, रिया, माफी मांगने का वक्त तब था जब मेरी माँ के हिस्से का खाना तुम डस्टबिन में फेंकती थी, जब तूने मेरी माँ को बुढ़ापे में ताने दिए और जब तूने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। रमेश की बात सुनकर रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, रमेश, एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ। तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई। रिया की माँ सुधा जी अंदर आई। गुस्से से बोली, रमेश, ये क्या बेहुदापन है? तुम मेरी बेटी को इस तरह घर से निकालोगे? इतना कुछ किया उसने इस घर के लिए, और आज ये दिन दिखा रहे हो। रमेश अब और चुप रहने वाला नहीं था। वो सख्त लहजे में बोला, आपकी बेटी ने जो किया है उसका हिसाब मैं अपनी माँ की तस्वीर के सामने हर रोज दूंगा, लेकिन इस घर में अब आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं। सुधा जी कुछ बोलने को हुई, लेकिन बाहर से कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पड़ोसी जमा हो गए। एक पड़ोसी औरत पास आते हुए बोली, बहुत अच्छा किया रमेश बेटा, ऐसे बहू घर में नहीं नरक बन जाता है। जब तुमने जो किया वो उस बेटे को करना चाहिए जो माँ के आंसू नहीं देख सकता।
रिया का सर शर्म से झुक गया। निकल जाओ यहाँ से, इस घर में सिर्फ मेरी माँ की यादें रहेंगी। रिया फूट फूट कर रोने लगी, चुपचाप अपनी माँ को लेकर वहां से निकल गई। रमेश ने धीरे से दरवाजा बंद किया। अब घर में शांति थी, सुकून और एक बेटे की जगी हुई आत्मा। अगले दिन रमेश माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। उसकी आंखों से बहते आंसू थम चुके थे, लेकिन मन में पछतावा चल रहा था कि काश माँ के रहते समझ पाता कि उनका मौन सबसे ऊंची चीख है। अब ये खामोशी उम्र भर सुनाई देगी। उसका स्वर अब हर बेटे के लिए एक संदेश बन चुका था। दोस्तों, एक माँ कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं सह रही होती है। जिस दिन माँ की चुप्पी तुम्हें चुभने लगे, समझो अब वक्त आ गया है संभलने का, वरना जिंदगी भर पछतावा ही रहता है।